फ्रेंड्स, इस ऑडियो वीडियो लेक्चर के अंदर हम इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर को ही कंटिन्यू करेंगे। कुछ और टर्म्स हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। तो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर का मतलब क्या है कि जो कंपनी डिबेंचर को इशू करती हैं तो उनको डिबेंचर होल्डर के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है। और उस रजिस्टर के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? नेम एंड एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द डिबेंचर होल्डर, कितने डिबेंचर एक डिबेंचर होल्डर के पास हैं, उनका नंबर शो होता है, और अमाउंट एक्चुअल में उसके ऊपर कितनी पे की जा चुकी हैं। डेट मेंशन होती है। जब एक पर्सन का जो नेम है डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर में एंटर कर लिया गया है, और वो डेट मेंशन होती है जिस दिन जो डिबेंचर होल्डर है वो हमारी कंपनी का अब डिबेंचर होल्डर नहीं रहा। तो कंपनी को जो भी रेलिवेंट एंट्रीज करनी होती है डिबेंचर होल्डर में, तो उसके के रजिस्टर के अंदर तो प्रॉपर इंडेक्स मेंटेन करना होता है। अगर कोई भी चेंज आता है उस रजिस्टर के अंदर, उसके पर्टिकुलर के अंदर, तो वो इंडेक्स के अंदर शो करना होता है। जिस तरह से मेंबर के रजिस्टर को क्लोज किया जाता है, सेम वे में कंपनी डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर को भी क्लोज कर सकती हैं। डिबेंचर होल्डर का जो रजिस्टर है उसमें किस तरह से इसकी इंस्पेक्शन की जाएगी, कैसे इसकी कॉपी ली जा सकती है, तो वो सेम प्रोविज़न इसके लिए भी एप्लीकेबल होते हैं जो कंपनी के मेंबर के रजिस्टर में कंपनी के मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है ये। कंपनी को मेंबर जो डिबेंचर होल्डर है उनका रजिस्टर मेंटेन करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मोर्टगेज की। मोर्टगेज का मतलब क्या होता है? मोर्टगेज मतलब अगर हम किसी से मनी बोरो करते हैं तो उसके बदले में हम अपनी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, हम एज ए प्लेज रख सकते हैं। मतलब अगर इसमें अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर कंपनी कैपिटल को रेज करना चाहती हैं शेयर डिबेंचर वगैरह इशू करके, तो उसको अपनी प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी रखना होता है। तो जो लेंडर होगा जिसने भी मनी कंपनी को दिया है, तो उसके पास उस प्रॉपर्टी के ऊपर एक लीन का राइट आ जाता है, जिसको हम, वो लीन का राइट एक डीड के थ्रू आता है जिसको हम ट्रस्ट डीड बोलते हैं। ये हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो जो पार्टी इस तरह की सिक्योरिटी को दे रही होती हैं उसको तो मोर्टगेजर बोला जाता है। और जो उस सिक्योरिटी के बदले में लोन प्रोवाइड कर रही होती है, उस इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी के बदले में जो पर्सन लोन दे रहा है उसको मोर्टगेजी बोला जाता है। तो सिक्योरिटी जो होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, उसको मोर्टगेज कहा जाता है। अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी को, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी की हम बात करें तो उसको तो मोर्टगेज बोला जाता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है तो उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है हाइपोथिकेशन। तो एक कंपनी बाकी पर्सन की तरह अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने मतलब एक तरह से गिरवी रख सकती हैं। तो मोर्टगेज की बेसिकली अगर हम मोर्टगेज की बात करें तो ये जो प्रॉपर्टी का मोर्टगेज हो सकता है वो दो तरह का हो सकता है। फर्स्ट वन इज़ लीगल मोर्टगेज और सेकंड होता है इक्विटेबल मोर्टगेज। तो लीगल मोर्टगेज क्या होता है? जिस केस में जो प्रॉपर्टी है इसकी जो टाइटल डीड है वो क्रेडिटर को डिलीवर हो जाती हैं, तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे? ये कैसे वाला मोर्टगेज होगा? दिस वन इज़ लीगल मोर्टगेज। तो इसमें एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर लोन की अमाउंट को मेंशन किया जाता है, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेंशन किया जाता है डीड के अंदर, और अदर कंडीशंस होती हैं। जब क्रेडिटर को जो टोटल अमाउंट, प्रिंसिपल की टोटल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट है, जब क्रेडिटर्स को वो पे कर दिया जाता है तो डीड को रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये एक तरह से ट्रस्ट डीड होती है, तो इसको हम बोलते हैं लीगल मोर्टगेज। और सेकंड मोर्टगेज की अगर हम बात करें, दैट वन इक्विटेबल मोर्टगेज। इक्विटेबल मोर्टगेज क्या होता है? इस केस में क्या होगा? अगर हमने किसी से मनी बोरो किया है तो जो लेंडर होगा वो उस प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में ले लेता है। अगर हम पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करते हैं, इधर वो प्रिंसिपल की पेमेंट है या वो इंटरेस्ट की पेमेंट है, तो क्रेडिटर क्या कर सकता है? उस प्रॉपर्टी को
अपील कर सकता है कोर्ट में जाकर कि वो प्रॉपर्टी जो है वो उसके नाम ट्रांसफ़र कर दी जाए या उसको प्रॉपर्टी को सेल करने की परमिशन मिल जाए। तो इस तरह के मॉर्गेज को बोला जाता है इक्विटेबल मॉर्गेज। इसके बाद एक टर्म आती है डिबेंचर के केस में ही, दैट इज़ चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है? जब एक मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी रखी जाती हैं करंट के डेप्ट के लिए या फ्यूचर के डेप्ट के लिए, तो क्रेडिटर का उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज बन जाता है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज हो जाएगा। तो इसको डिफाइन किया गया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 के सेक्शन 100 में, कि अगर पार्टीज़ जो हैं मूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी किसी के पास रख देती हैं तो वो प्रॉपर्टीज मॉर्गेज्ड मानी जाती हैं, और उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो क्रेडिटर ने अमाउंट पे की है एज ए लोन उसने दिया है, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका वो चार्ज होता है। चार्ज का मतलब कंपनी ने जो सिक्योरिटी अपने क्रेडिटर को दी है प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज की फॉर्म में, मतलब प्रॉपर्टी का एक्चुअल ट्रांसफ़र नहीं होता क्रेडिटर का, लेकिन एक चार्ज जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। तो जो चार्ज है वो दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिक्स चार्ज और सेकंड होता है फ्लोटिंग चार्ज। तो फिक्स चार्ज क्या होता है? जब चार्ज डेफिनिट होता है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के ऊपर होता है और परमानेंट नेचर की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर है, तो उसको हम बोलेंगे फिक्स चार्ज। जैसे चार्ज ऑन लैंड हो है, या चार्ज ऑन मशीनरी अगर आपको दिया है, या चार्ज ऑन बिल्डिंग दिया है, तो उस केस में फिक्स चार्ज होगा। तो फिक्स चार्ज क्रिएट किसके ऊपर हो सकता है? जो प्रॉपर्टी इन एग्जिस्टेंस है, जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, सिर्फ उसी के ऊपर फिक्स चार्ज क्रिएट हो सकता है। अगर कंपनी की किसी प्रॉपर्टी के ऊपर फिक्स चार्ज क्रिएट हो जाता है तो कंपनी इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकती है, किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ क्रेडिटर। जब तक क्रेडिटर एग्री नहीं करेगा तो कंपनी इस तरह की प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। तो इस चार्ज को स्पेसिफिक चार्ज भी बोला जाता है। फिक्स चार्ज, या हम इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक चार्ज होगा। सेकेंड टाइप का जो चार्ज होता है दैट वन फ्लोटिंग चार्ज। तो इसमें किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज नहीं होता, रादर ये जो चार्ज होता है वो इन जनरल होता है। ये एक तरह से इक्विटेबल चार्ज की तरह ही होता है। जैसे हम मान के चलते हैं कि बिज़नेस चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न है, तो इसमें कंपनी की सारी एसेट्स को कवर कर लिया जाता है, चाहे वो एसेट चाहे वो फिक्स चार्ज के अंदर कवर हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो फ्लोटिंग चार्ज की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या होती हैं कि जो कंपनी है वो उस प्रॉपर्टी का यूज़ अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में कर सकती हैं, लेकिन ये जो उस फिक्स चार्ज में ऐसा नहीं होता है। तो इसका एक मेरिट होता है कि कंपनी इन एसेट में डील कर सकती हैं, ठीक है, और ये उनके लिए ऑपरेटिव बनी रहती हैं। तो जो फ्लोटिंग चार्ज होता है उसकी बेसिक फीचर क्या है कि किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं होता है और इसके अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर की एसेट को कवर किया जा सकता है। तो फ्लोटिंग चार्ज जो होता है वो टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है। कंपनी इन प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकती हैं जो फ्लोटिंग चार्ज के अंदर कवर होती हैं। इनको डिफ्रेंशिएट भी किया गया है। तो अगर हम फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज को हम इन दोनों में डिस्टिंग्विश देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आता है नेचर। फिक्स चार्ज की नेचर क्या है? ये चार्ज जो होता है डेफिनिट नेचर का होता है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के ऊपर होता है। अगर हम फ्लोटिंग चार्ज की बात करें तो ये उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर होता है जो टाइम के साथ साथ मतलब वो चेंज होती रहती है, वो डेफिनेट नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। एसेट अंडर चार्ज। फिक्स चार्जेस में क्या होता है? चार्ज किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर क्रिएट हो सकता है, लेकिन अगर हम फ्लोटिंग चार्ज की बात करें तो ये जो चार्ज है एग्जिस्टिंग और फ्यूचर दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ एसेट। जो फिक्स चार्ज होता है, कंपनी फिक्स चार्ज के अंदर जो एसेट कवर होती हैं वो डिबेंचर होल्डर या क्रेडिटर्स की कंसेंट के बिना उनको यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन कंपनी क्या कर सकती हैं, जो एसेट फ्लोटिंग चार्ज में कवर होती हैं और उनको क्या कर सकती है कंपनी, उनको अपने नॉर्मल कोर्स में यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है राइट ऑफ सेल। अगर हम फिक्स चार्ज की बात करें तो कंपनी फिक्स चार्ज वाले केस में उन एसेट को सेल नहीं कर सकती है, लेकिन अगर हम फ्लोटिंग चार्ज की बात करें तो कंपनी के पास राइट होता है कि वो एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर सकती हैं।
फॉर्म ऑफ एसेट। इसमें जो होता है, अगर हम फिक्स चार्ज की बात करें तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पर होता है जो परमानेंट फॉर्म में होती हैं, और अगर हम फ्लोटिंग चार्ज की बात करें तो ये मूवेबल के ऊपर होता है, मतलब वो जो जो चेंजिंग फॉर्म में होती हैं तो उनके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है। देन ऑल्ट्रेशन, अगर फिक्स चार्ज का केस है तो जो फिक्स चार्ज होता है वो हमेशा फिक्स रहता है अगर कंपनी के पार्ट पर किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन अगर हम फ्लोटिंग चार्ज की बात करें, अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो फ्लोटिंग चार्ज जो होता है वो फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से कंपनी के ऊपर दो तरह के चार्जेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ फ्लोटिंग चार्ज। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जब कंपनी का जो फ्लोटिंग चार्ज है वो फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब जो फ्लोटिंग चार्ज है वो फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। जब क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है फ्लोटिंग चार्ज का तो जो कंपनी के ऊपर जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर जो फिक्स चार्ज के केस में एप्लीकेबल होती हैं तो वो सारी की सारी बाद में एप्लीकेबल हो जाती हैं। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब कंपनी का जो फ्लोटिंग चार्ज है वो फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहला है, अगर कंपनी का वाइंड अप हो चुका है, अगर कंपनी ने अपने बिजनेस को कैरी ऑन रखना बंद कर दिया है, जब डिबेंचर होल्डर के जब डिबेंचर होल्डर ने क्या किया है, अपनी पेमेंट लेने के लिए एक रिसीवर को अपॉइंट कर दिया है, तो उस केस में जो फ्लोटिंग चार्ज है वो फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज एंड चार्ज। तो दो तरह से कंपनी अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको एज ए सिक्योरिटी लेकर मनी बोरो कर सकती हैं, या तो वो मॉर्गेज का केस हो सकता है और या फिर चार्ज हो सकता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले आता है मॉर्गेज। तो इसके डिफरेंस का बेस है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम मॉर्गेज की बात करें तो इस केस में जो प्रॉपर्टी होती है उसका जो पूरा का पूरा इंटरेस्ट होता है वो क्रेडिटर को ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं होता। जो चार्ज वाले केस में प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। प्रॉपर्टी अपने आप मतलब ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है जब इसको गिरवी रखा जाता है। अगर कंपनी लोन की रीपेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करती है तो प्रॉपर्टी जो होती है वो अपने आप ट्रांसफ़र हो जाती हैं, अगर सिर्फ नॉन पेमेंट वाला केस होगा। क्रिएशन, मॉर्गेज पार्टीज़ के बीच में क्रिएट हो सकता है, और अगर हम चार्ज की बात करें तो इस केस में क्या होगा, एक चार्ज क्रिएट होता है जब पार्टीज़ और लॉ का जो प्रॉपर एक प्रोविज़न है वो इफ़ेक्टिव होता है। मतलब पार्टीज़ के एक्शन की ज़रूरत होती है लेकिन उसके लिए प्रोविज़न ऑफ लॉ का होना भी ज़रूरी होता है। ड्यूरेशन, मॉर्गेज जो होता है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है लेकिन चार्ज जो होता है वो कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता है। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। तो कंपनी को क्या होता है, कंपनी अगर बाहर से मनी बोरो करना चाहती हैं तो उस मनी को बोरो करने के लिए अपनी एसेट सिक्योरिटी की फॉर्म में ऑफर कर सकती हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी कंपनी अगर लोन लेती है तो कंपनी के लिए वो सिक्योर्ड लोन बन जाते हैं। तो जब कंपनी एज ए सिक्योरिटी एसेट को रखती हैं तो कंपनी को लोन के बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन है कंपनी के रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी होती है। रजिस्ट्रार को उसके बारे में इन्फॉर्म करना होता है कि कौन कौन से चार्ज कवर हो रहे हैं, जैसे चार्ज फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिंग एनी इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को इशू करने के लिए चार्ज हो सकता है, या चार्ज ऑन द अनकॉल्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, उसके लिए चार्ज हो सकता है। चार्ज किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर हो सकता है। देन चार्ज हो सकता है बुक डेप्ट्स के लिए हो सकता है। चार्ज प्लस नहीं है, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर हो सकता है। और फ्लोटिंग चार्ज जो हो सकता है इसमें स्टॉक इन ट्रेड वगैरह के ऊपर हो सकता है, या चार्ज ऑन कॉल हो सकता है जो अभी तक पे नहीं हुई है। चार्ज ऑन ए शिप हो सकता है अगर शिप के अंदर हमारा कोई शेयर है। चार्ज ऑन गुडविल, पेटेंट, लाइसेंस अंडर ए पेटेंट या ट्रेडमार्क के ऊपर या कॉपीराइट
के ऊपर या लाइसेंस अंडर ए कॉपीराइट, तो इन सब के ऊपर भी क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है। तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रार को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होता है। नेक्स्ट आता है कि अगर एक चार्ज हमने रजिस्टर नहीं करवाया है और उसको रजिस्टर करवाने की रिक्वायरमेंट थी, तो उस केस में अगर नॉन रजिस्ट्रेशन है तो उसके क्या आफ्टर इफेक्ट होंगे। सबसे पहला तो चार्ज बिकम्स वॉइड। अगर एक चार्ज हमने स्पेसिफाइड टाइम के अंदर रजिस्टर्ड नहीं करवाया है तो ये चार्ज जो होगा वो वॉइड बन जाता है। इधर वो क्रेडिटर वाला केस है या कंपनी के लिक्विडेटर का केस है। अगर हमने हमारा लोन जो है वो सिक्योर्ड है किसी चार्ज पर, और फिर उस केस में क्या होगा, उसको अनसिक्योर्ड ट्रीट किया जाएगा। तो जो भी क्रेडिटर या जो भी डिबेंचर होल्डर उस चार्ज के ऊपर सिक्योर्ड थे तो उनको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कैटेगरी में लिया जाएगा। सेकंड क्या होगा, अमाउंट इज पेएबल इमीडिएटली, कि चार्ज की जो अमाउंट है, जो मनी है जिसके पर्पस के लिए चार्ज जो था, मतलब उसको सिक्योर करना था, उसको इमीडिएटली पे करना पड़ेगा। पेनल्टी क्या होती है, अगर कंपनी इस प्रोविज़न को फॉलो नहीं करती है चार्ज के रजिस्ट्रेशन के लिए तो कंपनी के ऊपर फ़ाइन लिवाई होता है, और ये फ़ाइन मिनिमम 1 लाख का हो सकता है और ये 10 लाख पर भी जा सकता है। और जिस ऑफिसर की वजह से इस तरह का डिफ़ॉल्ट हुआ है तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और मिनिमम ये जो इम्प्रिजनमेंट है वो 6 मंथ की भी हो सकती हैं, और उसके ऊपर 25,000 रुपीज़ का फ़ाइन भी इम्पोज उसके ऊपर किया जा सकता है, और ये फ़ाइन 1 लाख तक भी जा सकता है। ये दोनों ही हो सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी होता है और प्लस उसके ऊपर फ़ाइन भी लिवाई होगा। देन नेक्स्ट जो कंसेप्ट आती है दैट इज़ पेमेंट और सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। कंपनी को चार्ज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रजिस्ट्रार को सबमिट करनी होती है। अगर चार्ज की पेमेंट हो चुकी है, अगर उसको सेटिस्फाई कर दिया गया है तो उस पेमेंट के 30 डेज़ के अंदर अंदर चार्ज की पेमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करनी होती है, तो कंपनी इसमें किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट ना करे। तो पेमेंट और सेटिस्फैक्शन और चार्ज का मतलब ये है कि चार्ज की पेमेंट हो चुकी है, चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया गया है, तो इसके बारे में इंटीमेशन रजिस्ट्रार को देना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बाद रजिस्ट्रार की ड्यूटी बनती है कि जब रजिस्ट्रार पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है कि डेप्ट जिसके लिए चार्ज था वो पे कर दिया गया है, या जो प्रॉपर्टी थी चार्ज के अंडर उसको चार्ज से रिलीज़ कर दिया गया है, तो फिर उस केस में क्या करेगा, जो वो रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करता है अपने पास, तो उसके अंदर वो मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन को एंटर कर देगा कि सेटिस्फैक्शन हो चुकी हैं, उसको पे कर दिया गया है। तो जैसे वो सेटिस्फैक्शन की एंट्री करता है तो उसकी जो कॉपी होती है वो भी कंपनी को प्रोवाइड कर देगा। तो अगर पेमेंट या सेटिस्फैक्शन का जो मतलब जो चार्ज को पे किया गया है या उसको सेटिस्फाइड किया गया है, अगर उसके बारे में इंटीमेशन रजिस्ट्रार को नहीं दिया जाता, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी और जो भी उसका ऑफिसर होगा, जो भी जिसने भी इसमें डिफ़ॉल्ट किया है, तो वो पनिशेबल होगा। देन कंपनी का जो रजिस्ट्रार होता है, तो हर कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्ट्रार के एक रजिस्टर ऑफ चार्जेस रखना होता है, और इसके अंदर चार्जेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है जो कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रही है। ये रजिस्टर कंपनी मेंटेन करती है और साथ के साथ रजिस्ट्रार भी मेंटेन करता है। तो इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें जो भी प्रॉपर्टी चार्ज है की फॉर्म में रखी गई है तो उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, और पर्सन्स के नेम आते हैं, जो बेयरर सिक्योरिटीज़ के अलावा होते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट में उस जिस डेट पर या जिस दिन या जिस नेचर का उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो चार्ज किया गया है, जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया है, उसकी डेट और उसकी नेचर मेंशन होती है, और फॉर्म नंबर 8 या 10 वो डेट उसको फिल करने की डेट को मेंशन करना होता है। अगर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन किया गया है तो उसके पर्टिकुलर्स उसमें ऐड करने होते हैं, चार्ज के सेटिस्फैक्शन के पर्टिकुलर्स को शो करना होता है,
जिस दिन जो सेटिस्फैक्शन है या जो मॉडिफिकेशन है उसको या क्रिएशन जो हुआ है उसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराया गया है तो वो डेट मेंशन करनी होती है। अगर लगता है कि कंपनी को कोई और इन्फॉर्मेशन देने की रिक्वायरमेंट है तो उस इन्फॉर्मेशन को भी इसके अंदर ऐड करना होता है। देन नेक्स्ट टर्म आती है चार्जेस के रिगार्डिंग, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस रखा गया है उसके अंदर कोई ओमिशन वगैरह हुआ है या कोई मॉडिफिकेशन वगैरह हुआ है रजिस्ट्रार के साथ और वो एक्सीडेंटल था, तो उस केस में क्या होगा, अगर कंपनी एप्लीकेशन देती है या कोई और पर्सन जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है अगर उसको लगता है कि जस्टिफिएबल था और वो एप्लीकेशन देता है तो उस केस में क्या होगा, अगर इसमें डिले हुआ भी है मतलब अगर ओमिशन वगैरह हुई भी हैं तो उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। अगर कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ हम दिखाना भूल गए हैं तो उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। अपील अगेंस्ट रिफ्यूज़ल टू रेक्टिफाई, अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज में मतलब अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को रिफ्यूज़ कर देता है या रेक्टिफिकेशन को रिफ्यूज़ कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कहा है तो उस केस में क्या होगा, इसके अगेंस्ट जो अपील है वो ट्रिब्यूनल में की जा सकती हैं। तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, वो अपना नया कुछ मतलब किसी एविडेंस के बेस पर नए या किसी एविडेंस के बेस पर वो अपना फर्दर अपना जो वो भी कुछ भी ऐसा वो रिजल्ट देना चाहता है, कुछ भी अगर वो डिक्लेरेशन करना चाहता है तो ट्रिब्यूनल कर देता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट चार्जेस, किस तरह के चार्जेस एक कंपनी के लिए क्रिएट हो सकते हैं और उसके फिर आफ्टर इफेक्ट क्या होते हैं, किस तरह से उनको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये सब हमने इस वीडियो में समझा है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।